देखिए भाई, आज का टॉपिक है आपके फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साइंस और फर्स्ट पेपर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर ही फर्स्ट सेमेस्टर में रखा है, ध्यान रखिए, जिसका क्या है आपका पद्य भाग है। और फर्स्ट फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट से, समझ लो आप। मेरा ध्यान किधर गया कि व्याकरण खंड की तरफ, लेकिन व्याकरण खंड आपका कंपलसरी में है, उसमें पदभाग है, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में है, इसलिए थोड़ा सा मैं वो भाषा भूल गया। तो ये पदभाग का मतलब है आपका ऑप्शनल हिंदी, और ऑप्शनल हिंदी जो है उसमें आपका पदभाग है फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर जो है वो आपके 9 पाठ हैं, जिसमें से आपका क्या है कि पहला पाठ है ढोला मारूरा दूल्हा। ढोला मारूरा दूल्हा, बेटा पीछे बात नहीं, मैंने मना किया ना, बात मत करो, बात करोगे समझ नहीं आएगा। ढोला मारूरा दूल्हा जैसा आपने सुना होगा, ये राजस्थान, जैसे कहा जाता है कि राजस्थान वीर राजाओं की जन्मभूमि रही है, अच्छी अच्छी वीर गाथाओं का वर्णन हुआ है, उनके शौर्य उनके पराक्रमों का भी वर्णन किया है, नहीं क्या? लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारी राजस्थान की धरती प्रेम विहीन हो। इसका मतलब है कि प्रेम विहीन नहीं है, यहाँ अच्छी अच्छी शौर्य गाथाओं के साथ साथ प्रेम की कहानियाँ भी रची गई हैं, जिनमें से एक क्या है, ढोला मारूरा दूल्हा है। तो ढोला मारूरा दूल्हा जो है वो आपके आदिकाल में आता है, और आदिकाल की जो काव्य धाराओं का विकास हुआ था, जिसमें से एक काव्य धारा कौन सी थी आपकी, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में ये आती है, आपके 2 पाठ हैं लौकिक साहित्य के। एक तो यह है ढोला मारूरा दूल्हा, जिसके कवि कौन है, कवि कल्लोल, मूल कवि इसका कल्लोल है, लेकिन 14वीं शताब्दी में कुछ जो चौपाइयों का लिखा है वो कुशल लाभ ने लिखा है, इसलिए कहीं कहीं कुशल लाभ आता है तो कहीं कहीं कवि कल्लोल आता है, लेकिन मूल कवि कल्लोल है, इसका ध्यान रखें। तो जैसे दिया है, एक दूसरा पाठ है आपका बीसल देव रासु, नरपति नाल के द्वारा रचित है, वो भी आदिकाल का काव्य है। तो 2 आदिकालीन लौकिक साहित्य के पाठ रखे हैं आपके। उनमें से पहला पाठ आपके ढोला मारूरा दूल्हा है, जो आपके लौकिक साहित्य है, जो कब रचा गया है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसका मतलब है राजस्थान की जो भूमि है उसमें लौकिक साहित्य ढोला मारूरा दूल्हा जो 11वीं शताब्दी में लिखा है, उसमें एक प्रेम कहानी को रखा गया है। अब प्रेम कहानी किसकी है? प्रेम कहानी है ढोला और मारू। अब ढोला कौन था, मारू कौन था, इसके विषय में आप जानते हो? नहीं जानते? तो देखिए सुनिए कि ढोला अपनी भाषा में अपन बात करते हैं, तो ढोला किसको कहते हैं? ढोला किसको कहते हैं? है? एक मिनट बोलो। ढोला पति को, है ना, यही बोल रहे हो ना आप कि ढोला पति को बोलते हैं। और इधर से क्या बोल रहे हो बेटा? इधर से है। अब आ गई बात, यहाँ पहचान हो जाती है कि बुरा आदमी बुरी चीज़ की तरफ ध्यान देगा, नहीं कि अच्छी चीज़। समझ लो आप, जो बुरा आदमी है वो अपने आप कहने की जरूरत नहीं है, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी बोली भाषा बता देती है कि आदमी किस तरह का है। तो गलत चीज़ की तरफ डायरेक्ट ध्यान गया है उनका, तो इसका मतलब है कि उनकी सोच एक अलग तरीका की। देखिए जैसा गुड़िया ने बताया कि ढोला का मतलब है औरत का पति जो होता है ना, उसको ढोला बोला जाता है, पुरुष को ढोला नहीं बोला जाता। समझ लो, पुरुष का मतलब है कि आदमी, फिर तो तू भी ढोला ही है। अरे तेरी शादी ना हुई तो काय को ढोला है? काय को ढोला है? कुछ ढोला नहीं है।
तो ढोला का मतलब होता है जब शादी हो जाती है तब ढोला, अपनी भाषा में अपन बोलते हैं, अपन कहते हैं बोलते ढोला कहाँ गए हो। ढोला का मतलब तेरा पति, पति की ओर संकेत है। यहाँ ढोला है और यहाँ मारू है। मारू, मारू कौन है? मारू ढोला की पत्नी है। दोनों का ही शॉर्ट नाम है, ध्यान रखना कि दोनों का ही शॉर्ट नाम है ढोला मारू। दुहा, दुहा, दुहा का मतलब है कि 11वीं शताब्दी में जो भाषा थी वो दोहों में लिखी गई थी। दुहा, दुहा का मतलब है दोहा। पूरा जो इसका वियोग पक्ष ज़्यादा लिखा है, संयोग पक्ष कम लिखा है। तो वियोग पक्ष जो लिखा है ना पूरा दोहा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, दोहा। तो ये क्या है? दोहा का मतलब ध्यान रखना, दोहा। और दोहा इसका मतलब है कि विरह वियोग, ढोला और मारू का विरह वियोग कवि कल्लोल ने अपने दोहा के माध्यम से रचा है। उसी में उनका पूरा वर्णन किया गया है। समझो, जब बात आती है कि आदिकाल की वीर गाथाओं का चित्रण, तो आदिकाल की वीर गाथा क्या है कि कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? डिंगल और पिंगल। ध्यान रखना, आदिकाल की भाषा है मुख्य डिंगल, डिंगल और पिंगल। डिंगल पिंगल भाषा कब यूज की जाती थी? जब राजाओं का युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था, उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन किया जाता था, तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग नहीं है क्योंकि ये प्रेम काव्य है और वो रासु काव्य थे, इसलिए रासु काव्यों की भाषा डिंगल पिंगल थी। यहाँ भाषा डिंगल पिंगल नहीं है अलौकिक साहित्य है, आदिकाल का है, 11वीं शताब्दी में रचा गया है और ढोला मारू की प्रेम कहानी का चित्रण इसमें किया गया है। अब देखिए कि ध्यान रखना, सारी चीज पूरी कहानी समझ आ जाएगी आपको। क्या दिया है इसका ध्यान रखना। ढोला, ढोला का नाम क्या है? साले कुमार। ध्यान रखना, साले कुमार है इसका पूरा नाम, मूल नाम साले कुमार है, साले कुमार। और मारू का नाम क्या है? मारू का नाम है मारवणी, मारवणी, ये इसका पूरा नाम है। ये शॉर्ट नाम है ढोला। ढोला किसको कहा गया? साले कुमार को कहा है। और मारू किसको कहा है? मारवणी को कहा है। पूरा नाम मारवणी है। एक पात्र और आएगी इसमें जिसका नाम मालवणी है, जिसका नाम मालवणी है, लेकिन वो बाद में आएगी, अभी नहीं। इसकी सौतेली जिसे कहते हैं, सौत शब्द आता है। तो देखिए साले कुमार कौन है वो ध्यान रखना। साले कुमार कौन है मैं बताता हूँ आपको कि राजा नल का नाम सुना है? राजा नल का पुत्र है ये। राजा नल का पुत्र कौन है? साले कुमार है। राजा नल का नाम तो सुना है, राजा नल। राजा नल का पुत्र है साले कुमार, ढोला जिसका नाम है। और ये कहाँ का है? राजकुमार है। ध्यान रखना, नरवरगढ़, नरवरगढ़ का राजकुमार है, नरवरगढ़ का राजकुमार है। पूरी प्रेम कहानी समझ आ जाएगी, सही तरह से समझ लेना। इंडिकेट अपना लिख लो समझने के लिए कि साले नाम क्या है? ढोला। ढोला का नाम क्या है? साले कुमार। साले कुमार किसका पुत्र है? राजा नल का। और राजा नल का जो पुत्र है राजकुमार ढोला, वो कहाँ का है? नरवरगढ़ का राजा। कौन है? नल। नल नरवरगढ़ के राजा है। और ये नरवरगढ़ कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, ये एमपी में पड़ता है। एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है नरवरगढ़। समझ लो आप। अब इधर ध्यान दो कि मारवणी मारू का है, और मारवणी क्या दिया है? किस राजा की पुत्री है? इसका मतलब है पिंगल, पिंगल राजा की पुत्री है, पिंगल राजा की पुत्री है। ये पिंगल राजा कहाँ का है? ध्यान रखना, इसमें दिया है
जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश का मतलब है, यहाँ लिख लो बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर जांगल प्रदेश। ये मारवाड़ी जांगल प्रदेश के राजा का ध्यान क्या दिया है, नाम पिंगल दिया है, पिंगल। और इसको दूसरे शब्दों में जांगल प्रदेश को क्या नाम से जाना गया है, इसमें दिया है पुंगल प्रदेश। पुंगल प्रदेश, पुंगल प्रदेश के नाम से भी जाना गया है। ये राजकुमारी है यहाँ की, ये राजकुमारी है यहाँ की। कहाँ की है, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश का मतलब है पुंगल प्रदेश की ओर इशारा है। और पुंगल प्रदेश का राजा कौन है, पिंगल। पिंगल की बेटी है मारवाड़ी, जो यहाँ की राजकुमारी है। ध्यान रखना, समझ लो। आप देखिए, समझ आ गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत? अब देखिए कि जब शादी हुई थी साले कुमार की, साले कुमार की शादी हुई थी, क्यों? पहले अपन ने देखा होगा, अपने समाज में गांव में भी देखा होगा, अब तो थोड़े नियम कानून बन गया है। पहले बाल विवाह हो जाते थे, बाल विवाह हो जाते थे ना, छोटे छोटे बच्चों के ही फेरा पार दिए जाते थे। राजस्थान में आज भी छोटे छोटे बाल विवाह कर दिए जाते हैं छोटे बच्चों के। तो इनका भी बाल विवाह हुआ है, इनका भी बाल विवाह हुआ है। अब देखिए, बाल विवाह जो हुआ है इनका, इसमें बाल विवाह हुआ है इन दोनों का। न तो मारू को पता कि मेरी शादी हो गई, और न ढोला को पता कि मेरी शादी हो गई, क्योंकि बाल विवाह हुआ है। और बाल विवाह में क्या है, जो ढोला है, ढोला की उम्र कितनी बताइए, 3 वर्ष। 3 वर्ष का था ढोला जब शादी हुई थी, 3 वर्ष का बाल विवाह हुआ है इनका। और दूसरी कौन है, मारू। मारू की उम्र कितनी है, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष बाल विवाह हुआ है। तो बाल विवाह में ढोला की उम्र कितनी बताइए, 3 वर्ष। और मारू की उम्र कितनी है, 1.5 वर्ष। बस यही उम्र थी इनकी दोनों की, इसलिए इन दोनों को पता नहीं कि हमारी शादी हो गई। अब आगे कैसे, लेकिन क्यों मजबूरी हुई, इनकी शादी क्यों हुई, उसके पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि पहले आपने सुना था कि अकाल पड़ते थे, अकाल पड़ते थे। अकाल पड़ने का मतलब, अकाल पड़ने का मतलब है राजस्थान में 56 यारी अकाल पड़ा है? और भी अकाल जो है, इसका मतलब है कि जब बरसात नहीं होती है तो अकाल पड़ता है। अब बरसात अतिवृष्टि हो रही है तो अकाल नहीं है, लेकिन अतिवृष्टि भी नुकसानदायक होती है ना। तो अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ा राजस्थान में। तो राजस्थान का जो कौन है, पिंगल राजा, बीकानेर का, जांगल प्रदेश का या फिर पिंगल प्रदेश का जो राजा है पिंगल, अकाल पड़ा तो वो अपनी, जब मरने लगी दुनिया तो प्रजा बोलो गई भाड़ में, अपने प्राण भी तो बचने चाहिए। तो फिर पिंगल राजा कहाँ आ गया, नरवरगढ़ आ गया। राजा नल इसका दोस्त था, राजा नल इसका दोस्त था। तो ये वहाँ से चला जांगल प्रदेश, पिंगल जो है पुंगल प्रदेश से, और ये नरवरगढ़ आ गया राजा नल के पास। और राजा नल से कहा कि हमारे वहाँ राजस्थान में अकाल पड़ा है, इसलिए जीना दूभर हो गया है, खाने को कुछ शेष बचा नहीं है, लोग मर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। राजा नल अच्छा आदमी है और फेमस भी है, पुराणों में नाम भी चलता है राजा नल का। राजा नल और दमयंती नाम सुना होगा, दमयंती जो बहुत अत्यधिक सुंदर थी। राजा नल की जो पत्नी है दमयंती, उससे शादी करने के लिए यहाँ तक देवता भी जमीन पर आ गए थे, लेकिन दमयंती ने सिर्फ किसको चुना, नल को चुना।
देवताओं के साथ शादी नहीं की थी दमयंती ने, सिर्फ नल को सुना, क्योंकि नल का जो विचार, वातावरण और जो विशेषता पहले ही उसने सुन रखी थी कि राजा नल किस तरह का आदमी है। तो दमयंती ने शादी की है नल से। तो यहाँ अब ये जो पुंगल प्रदेश का राजा है, ये कहाँ जाता है? नरवरगढ़। और नरवरगढ़ के आकर राजा नल ने इसको क्या दिया? आश्रय। भाई दूर राजस्थान का है, एमपी गया और राजा नल के पास रहा, आश्रय दिया। और आश्रय दिया 12 महीने, 12 महीने आश्रय दिया इसको। तो उसके बाद जब 12 महीने बाद बरसात हुई, अच्छी बरसात हुई राजस्थान में भी, तो फिर पुंगल जो राजा है, पिंगल जो राजा है पुंगल प्रदेश का, उसने कहा कि अब राजा जी मैं चलता हूँ, प्रदेश में बरसात हो चुकी है और अब धान जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अब 12 महीने हो गए मुझे रहते रहते, तो मैं अब क्या करूँ? अपने प्रदेश चलता हूँ। तो दोनों अपनी पत्नी और राजा पिंगल बातचीत करते हैं। तो यहाँ उनके मन में ये विचार आता है कि भाई हम राजा नल के यहाँ रहें, राजा नल आदमी अच्छा है, चारों ओर प्रसिद्धि भी अच्छी है, अच्छा व्यवहार है, और उसके एक लड़का है ढोला जो अभी छोटा है 3 वर्ष का, और हमारे पास गुड़िया कितनी है? 1.5 वर्ष की। तो हमने इसका अन्न खाया है, हम रहे हैं 12 महीने इसके पास, इसलिए दोनों बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम हमारी बेटी की शादी ढोला के साथ कर देते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, राजा पिंगल ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि राजा नल इस बात को स्वीकार करे तभी तो, अगर बात स्वीकार नहीं की तो फिर अपना क्या बनेगा। लेकिन रानी ने कहा कि भाई बात रखना तो अपनी तरफ से है, वो अगर स्वीकार नहीं करे तो उसकी मर्जी। तो राजा रानी दोनों बातचीत करते हैं और राजा अंततः राजा नल के पास जाता है और हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि मैं आपके इतने दिन रहा हूँ, आपने मुझे शरण दिए, आश्रय दिया है, और खाने का पेट भरने का जो है पेट मैंने आपके यहाँ भरा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास एक बच्ची है, आपके पास एक बच्चा है, तो मैं मेरी बच्ची की शादी करना चाहता हूँ आपके बच्चे के, ढोला के। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी अंतरात्मा कहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजा नल ने कहा तो बड़ी धूमधाम से आले तीते बाज कटाए, जल्दीबाजी, आले तीते बाज कब करते हैं? जो जल्दीबाजी। तो आले तीते बाज कटाए और ढोला और मारू के फेरा पाड़ दिए। फेरा पड़े। पहले एक रीति थी, रिवाज चलती थी, कौन सी वाली रीति? ये चलती थी कि शादी हो गई और शादी के बहुत दिन के बाद फिर एक शब्द सुना होगा आपने, गौना होता है। गौना शादी पहले हो जाती थी और गौना बाद में होता था, जिसको हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में एक अलग सेकंड मैरिज बोलते हैं। सेकंड मैरिज वही है, क्योंकि 8-10 साल के बाद उसको लाया जाता था दुल्हन को, तो उसको गौना अपनी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ कि ढोला मारू की शादी हुई है, वो 3 वर्ष का है, वो 1.5 वर्ष का है, दोनों को याद नहीं कि हमारी शादी हो गई, लेकिन दोनों राजा को भी समझौता हुआ, दोनों की शादी हुई। और शादी होने के बाद वो बेटी छोटी थी 1.5 साल की, तो वो छोड़ के क्या करते माँ, वहाँ पार दे दुल्हन, या के बजाय वो अपने साथ ले गए कि जब बड़ी हो जाएगी अपनी बेटी तो अपन ढोला के मतलब बुलाया जाता है, एक चिट्ठी पत्री लिखी जाती है, कागज़ दिया जाता है। गौना ऐसे नहीं किया जाता, जैसे शादी का कागज़ दिया जाता है, ऐसे गौना का कागज़ भी दिया जाता था, पीढ़ी चावल रख के कि हम आ रहे हैं आपकी बेटी को लेने के लिए, ये होता था पहले। तो यहाँ अब ये इनकी बेटी को लेके जांगल प्रदेश बीकानेर आ जाते हैं, और ये राजा नल का ढोला है, ये वहीं रहता है नरवरगढ़ में। अब समय बीतता गया और समय बीतकर हो गए 17-18 साल।
अब राजा नल का पुत्र ढोला वयस्क हो गया। वयस्क का मतलब नवयुवक, 16, 17, 18 साल का हो गया। पीछे की राम कहानी थी उसको वो भूल गया कि मेरी शादी हो गई। राजा नल ने भी कभी बड़ा हुआ तो ये नहीं कहा कि बेटा तेरी शादी मैंने कर दी है। अब उसने, राजा नल ने इसलिए नहीं कहा कि भाई ये तो बेटी वाले को चिंता होनी चाहिए कि उसने शादी की है तो उसका कर्तव्य है कि वो मुझे मैसेज करे कि मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, आप आइए और अपनी बेटे की बहू दुल्हन को आप लेके जाइए। उधर से कुंगल प्रदेश के राजा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि भाई बच्ची का गौना है इसको लेने आ जाओ, कोई बात नहीं हो रही थी। तो नहीं हो रही थी तो राजा नल चुप था। तो जब 20 वर्ष का हो गया ढोला तो राजा नल ने सोचा कि शायद अब अगर भाई 20 वर्ष की बच्ची हो गई, पहले इतना नहीं हुई, पहले तो बस 10-15 साल को ही चल मेरे भाई। तो उन्होंने कहा कि इतने वर्ष हो गए तो अब इसका मतलब है कि अपना गर्ज निकला। राजा भूल गया कि मैंने भी ढोला के साथ शादी की थी बेटी की, तो अब वयस्क हो गया और शादी लायक हो गया। तो एक दिन क्या है कि जो दिया है कि MP मध्य प्रदेश जो है वो उज्जैन की राजकुमारी दिखाई कि उज्जैन की राजकुमारी का प्रस्ताव आया शादी का ढोला के साथ, और राजा नल ने ढोला की शादी राजकुमारी के साथ कर दी। उसको छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब छोड़ा नहीं, लेकिन प्रस्ताव नहीं आ रहा, कोई जानकारी उसको नहीं मिल रही है, उसकी खबर यहाँ नहीं आ रही थी, इसलिए इंतजार कब तक करता राजा नल। इसलिए राजा नल ने सोचा कि बच्चा हम उम्र हो गया है तो शादी तो करनी थी, इसीलिए राजकुमारी के साथ, जिसका नाम क्या है, मालवणी। ध्यान रखना कि 2 रानी हैं ढोला के, एक मालवणी है और एक मालवणी है। तो मालवणी के साथ शादी हो गई ढोला की। अब मालवणी और ढोला अपने बढ़िया तरह से जीवन जीते हैं, लेकिन उधर मारू भी 20 वर्ष की हो गई है। भाई 1.5 वर्ष तो छोटी थी उसके, अगर वो 20 का है तो वो 18.5 की मान लो है। इसका मतलब है कि वयस्क वो भी हो चुकी है। अब वयस्क हो गई तो अब उसको क्या है कि रात में एक दिन अचानक सपना आता है। रात में उसको अचानक सपना आता है और सपने में क्या देखती है कि उसका ढोला जो साले कुमार है वो सपने में आता है। तो एकदम वो बेचैन हो जाती है, परेशान होने लगती है। जब ये राज पूछती है वो किससे, अपने माँ और पिताजी से, तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा हमने शादी तेरी ढोला राजकुमार साले कुमार से कर दी है। बस यहीं के प्रेम चालू हो जाता है, उत्पन्न हुआ है। देखा नहीं है ढोला, लेकिन अब भाई आत्मीयता फेरे पड़ चुके हैं। पहले तो एक सपने में आया राजकुमार ही उसका ढोला है, तो उसकी जो सखी सहेली हैं वो भी अब बातचीत करती हैं, कहती हैं कि तुझे बताया नहीं तेरे घर वालों ने, तेरी बचपन में ही शादी कर दी थी ढोला के साथ, और वही ढोला जो नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र है ना, वही तेरा पति है। अब राजकुमारी दिन प्रतिदिन प्रतिपल प्रति क्षण अपने ढोला के लिए परेशान है, लेकिन बीकानेर और MP दूरी बहुत है, जाए तो जाए कैसे, और बेगर लवाई जाएगी भाई, बेगर लवाई तो और जाएगी नहीं, बहुत नखरे कर रहे हैं, जब जा जाए हैं तो बेगर लवाई तो जाएगी नहीं। अब क्या करती है ये कि ये, अब इसमें एक शब्द आया है ढांडी, ढांडी शब्द आया है, और ढांडी का मतलब है संदेशवाहक। ढांडी का मतलब क्या है, संदेशवाहक। अरे ये संदेश पहुंचाती है ढांडियों के माध्यम से, संदेश पहुंचाती है ढांडियों के माध्यम से कि जाओ नरवरगढ़ और मेरे ढोले को संदेश दे के आओ कि आप तुम्हारी पत्नी क्या है, हम उम्र की हो चुकी है, इसलिए अब आप उसको लेके आइए। ये बहुत सारे संदेश भेजती है लिख लिख के ढांडियों के माध्यम से, लेकिन अब उसकी जो मारू है ना,
उस मारू की सौत यहाँ ऑलरेडी विराजमान है। मालवणी, मालवणी विराजमान है। अब आप जानते हो कि सौत, सौत कौन है? सौत वही तो है जो अपने पति से दूसरी बात करती, वो सौत है? और आप सब ग्रामीण प्रदेश के रहने वाली हो, सौतन की लड़ाई कैसी रहे हैं, सब जानते हो, है? तो सौत शब्द एक गाली गलौच वाला शब्द है। तो यहाँ मालवणी है। तो मालवणी क्या करती है कि जितने भी मारू के डहानी संदेश वाहक आते हैं ना, सबसे पहले तो उनके पत्र को लेती है, पत्र को पढ़ती है और पत्र को पढ़कर फाड़ देती है, और जितने भी संदेश वाहक डहानी भेजती है, मारू भेजती है, सारे के सारे डहानी संदेश वाहकों को वो मरवा देती है, राजा तक नहीं पहुंचने देती। क्यों नहीं पहुंचने देती? कि अगर राजा को पता लग गया कि मेरी मारू, तो फिर मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मारू सुंदर रहे। उसको पता लग गया कि मारू तेरी पत्नी है तो मुझे छोड़ देगा, इसलिए वो किसी डानी को और किसी संदेशवाहक को कोई भी चिट्ठी पत्री राजा तक नहीं पहुंचने देती है। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। लेकिन अब जो है परेशानी वो ज़्यादा होने लगी। इसका मतलब है कि भाई इधर से कोई संदेश नहीं जा रहा है, उधर से भी कोई संदेश नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो यहीं रह जाता है, वापस संदेश नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई न कोई खराबी है, कोई न कोई गड़बड़ी है, इसलिए जो संदेश लेके आ रहा है वो वापस नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा, उसका कारण क्या है? तो यहाँ बात होती है इनकी। और